आज मैं आपको लिए चलता हूं एक नए सब टॉपिक मेज, जिसे मक्का, मकई या कॉर्न के नाम से जानते हैं। आप मेरे इस ट्रे में 3 तरह के खाद्य पदार्थ देख पा रहे होंगे जो मकई से बना है। एक तो मकई इस रूप में मकई के दाने हैं, कॉर्न है, और इसी से बने हुए ये आप इसको तो जानते होंगे कॉर्नफ्लेक्स। ये कॉर्नफ्लेक्स है और ये लावा, मकई का लावा। इसके अतिरिक्त बाजारों में मकई या कॉर्न से बने हुए बहुत सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। मकई का रोटी और सरसों का साग जो पंजाब का बहुत ही पसंदीदा भोजन है, इसके बारे में तो आप जरूर सुने होंगे। इसके अलावे और बहुत सारे चीज बाजार में उपलब्ध है। कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लोर, स्वीट कॉर्न का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वैसे बच्चे जो मेगापोलिस या मेट्रोपोलिस में रहते हैं, जिसे मुश्किल से सूर्य और चांद का दर्शन हो पाता है, सितारों का दर्शन हो पाता है, जो अपने एसी कमरों के अंदर बंद रहते हैं और निकलते भी हैं तो एसी कार के अंदर बंद होके अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं, फिर घर लौट के आ जाते हैं। वैसे बच्चों को खास करके इस तरह के फसल के उत्पाद अपने थाली में खाने को मिलता तो होगा, ब्रेकफास्ट में, रिफ्रेशमेंट में, मेजर मील में मिलता तो होगा, लेकिन वह यह नहीं जानता होगा कि ये फसल और ये उत्पाद कहां से आता है। आप मकई की बाली तो देखे होंगे, मकई के खेत या यूं कहें मक्का का खेत तो आप देखे होंगे, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो गांव से आते हैं। लेकिन जो मेगापोलिस और मेट्रोपोलिस में रहते हैं, उनके बच्चे भले ही वो मक्का का खेत, यहां तक कि धान गेहूं का खेत भी ना देखा हो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकलने के समय ही उन्हें रास्ते के दोनों तरफ धान, गेहूं, मक्का का खेत लहलहाते हुए दिख जाता हूं, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे देश के अंदर जिन्हें खेत का दर्शन नहीं हो पाता है। हमारे थाली में, चाहे वह रिफ्रेशमेंट का थाली हो, ब्रेकफास्ट का थाली हो, या सपर या डिनर का थाली हो, उसमें अनेक तरह के खाद्य पदार्थ के रूप में हम उसका स्वाद चखते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे फसल है उसको नहीं देखा होगा। तो इसलिए इसके सॉलिड नॉलेज के लिए ये आपके मकई के दाने हैं, जिसे कॉर्न बोल सकते हैं, ये कॉर्नफ्लेक्स है, और ये मकई का लावा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मकई के और उत्पाद बाजार में मिलते हैं। तो आज के क्लास में इन्हीं सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मकई और मकई के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा है, उसके अतिरिक्त इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स और एरियाज एंड प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, जो मेज और कॉर्न्स के समग्र ज्ञान आपको प्रदान करेगा। तो दर्शकों, वेलकम यू ऑल इन माय YouTube class, Oasis GS classes. Today I am going to discuss a subtopic maize or corn of the chapter agriculture. This is equally important for all those who are preparing for the general competition as well as for the special competition along with the student of class 10th. So let's start. A topic is about a cereal that is maize or corn. देखते हैं इसके इंट्रोडक्टरी सेक्शन में क्या क्या है।
पहला, मेज इज अ सीरियल क्रॉप एंड एन इंपॉर्टेंट coarse grain which is used as food and fodder for cattle, poultry and pigs. ये मक्का या मकई, मेज, ये एक खाद्य फसल है, साथ ही साथ ये मोटा अनाज भी है। आज से कुछ दशक पूर्व, 3-4 दशक पूर्व, ये मुख्य रूप से जो विकसित देश है उन देशों में इस फसल का प्रयोग मवेशी के चारों के रूप में किया जाता था, और जो विकासशील देश थे उन देशों में इस फसल का प्रयोग खाद्य फसल के रूप में गरीब वर्गों के बीच हुआ करता था, और जो संभ्रांत परिवार थे उन परिवारों के बीच ये कभी कभार शौक से, स्वाद के लिए मकई और मकई के बने उत्पाद का प्रयोग खाने में किया जाता था। लेकिन आज स्थिति कुछ और है। आज संभ्रांत परिवार के थालियों में भी, चाहे वह ब्रेकफास्ट की थाली हो, चाहे उसके रिफ्रेशमेंट की थाली हो, चाहे वह भोजन का थाली हो, भोजन के थाली में मकई की रोटी और सरसों के साग परोसे जाते हैं। रिफ्रेशमेंट के थाली में या तो स्वीट कॉर्न हो या कॉर्नफ्लेक्स हो या पॉपकॉर्न हो, ये परोसे जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसे भोजन और चारे दोनों के रूप में शुरू से इस्तेमाल किया जाता रहा है। गरीब वर्गों के लिए तो शुरू से ये उसके भोजन में शामिल रहा किसी न किसी रूप में, लेकिन आज संभ्रांत वर्गों के बीच भी यह प्रचलन में आ गया। चारे के रूप में भी इसका शुरू से प्रयोग होते रहा विकासशील देश में, विकसित देश में, सभी जगह। लेकिन आज इसके जो फसल है, इसके जो उत्पाद है, इसका उपयोग भोज्य पदार्थ में ज्यादा होने लगा और अनेक रूपों में होने लगा। फसल के और चारे के रूप में जो उसके डंठल है, पत्तियां हैं, उसका उपयोग होने लगा है। पहले उसके फसल का ही बाली से निकाले हुए जो उसके दाने होते थे, दाने का प्रयोग दोनों स्थिति में होता था। इट इज ग्रोन मोस्टली एज अ खरीफ क्रॉप, बट इन सम स्टेट्स लाइक बिहार इट इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। यह मुख्य रूप से खरीफ सीजन का फसल है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में इसे रबी क्रॉप सीजन में भी उगाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स स्टार्च एंड ग्लूकोज व्हिच आर यूज्ड एज फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन सो मेनी इंडस्ट्रीज, मोस्टली इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज, along with pharmaceutical, paper, textile, bioplastic and other industries। जो इसके स्टार्च है और ग्लूकोज है, इसका उपयोग अनेक रूपों में होता है। खास करके फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में इसके जो कॉर्नफ्लोर होते हैं, उस कॉर्नफ्लोर का उपयोग, जैसे टोमेटो सॉस बनाए जाते हैं, सूप्स बनाए जाते हैं, तो उसको गाढ़ा करने के लिए इसके जो फ्लोर है उसका इस्तेमाल होता है, और अनेक रूपों में इसका होता है। आपके किचन में भी कॉर्नफ्लोर आप धड़ल्ले से मिल जाता है, और कुछ तो ऐसे हैं टमाटो सॉस हो या सूप हो जो रेडीमेड आते हैं, बाजार से आप खरीद के लाते हैं, उसमें इसके कॉर्नफ्लोर मिक्स होते हैं, मिले हुए होते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल, जो टैबलेट्स होते हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं, उसके निर्माण में भी इसके उत्पाद मिलाए जाते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज में, बायोप्लास्टिक्स में एंड बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसके प्रयोग किए जाते हैं। आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं, और बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं जिसमें मेज और कॉर्न्स के प्रोडक्ट का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किन किन रूपों में होता है, उसे आप सर्च कर देख सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स maize has found wide acceptability with
एफ्लुएंट फैमिलीज। इसके बारे में हम लोगों ने भी चर्चा की कि जो संभ्रांत परिवार है इसका स्वीकार्यता है वह अनेक रूपों में बढ़ा है। संभ्रांत परिवारों के किचन में इसका प्रवेश दिखने लगा है। इट इज नाउ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आवर किचन टू थिकन सॉसेज एंड सूप्स। जो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है सूप्स एंड सॉसेज को गाढ़ा करने के लिए, थिकन करने के लिए, वह प्रयोग हमारे किचन के अंदर भी होता है। इट इज यूज्ड एज ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स एज कॉर्नफ्लेक्स एंड स्वीट कॉर्न्स। शाम के समय रिफ्रेशमेंट के रूप में और सुबह में ब्रेकफास्ट के रूप में इसके कॉर्नफ्लेक्स और स्वीट कॉर्न्स, पॉपकॉर्न इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज ऑल्सो फाउंड अ गुड मार्केट इन द मिडल ईस्ट एंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और इसके बाजार भी धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं, खास करके जो मध्य पूर्व के देश हैं और जो दक्षिण पूर्व एशियन कंट्रीज हैं, एशियाई देश हैं, इन देशों में इसका जो है व्यापार और बाजार का विस्तार होते जा रहा है। अब इस सब टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे आते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा में खास करके ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में पूछे जाते हैं, लेकिन इतने विस्तार से ये सारे पॉइंट्स को इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, एरिया एंड इंट्रोडक्शंस हेड्स के अंदर एलेबोरेटली इसलिए लिखा है ताकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यूज है, वह कहीं से भी स्किप ना कर सके, कहीं से भी हमसे छूट ना जाए। इसमें मेज के बारे में, मेज अथवा कॉर्न के बारे में सारे जानकारी को शामिल किया गया है, जिससे आपका इस सब टॉपिक से पूछे जाने वाले कोई भी सवाल छूट नहीं सकता। तो इसी उद्देश्य से अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो, whatever types of questions are asked in your examination that can be easily done or solved by you in the examinations। तो चलते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो जब टेम्परेचर की बात करते हैं, इट नीड्स हाई टेम्परेचर दैट इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान की जब हम बात करते हैं तो इसे बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। चूंकि यह कोर्स ग्रेन है, इसको मैच्योर होने से लेकर के पकने तक में बहुत तेज धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान इसको चाहिए। जब हम रेनफॉल की बात करते हैं तो इट ग्रोज अंडर अ मॉडरेट रेनफॉल दैट इज 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। इसे न अत्यधिक न कम, मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है और वह 75 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच का ये रेंजिंग है। 100 सेंटीमीटर से जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो वहां व्हीट का और मेज का खेती संभव नहीं हो पाता है। सॉइल की जब बात करते हैं, ग्रोज वेल इन ओल्ड एलिवियल सॉइल एंड रेड लोमी सॉइल। जब आप भारत के मध्यवर्ती विशाल मैदान की बात करते हैं, उत्तर का विशाल मैदान की बात करते हैं, तो उसमें ओल्ड एलिवियल सॉइल मिलता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जिसमें इसे बहुत बड़े पैमाने पर उपजाए जाते हैं। लेकिन जब आप प्लेट्यू रीजन में जाएंगे तो उन क्षेत्रों में भी उगाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में भी ये फसल लिए जाते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में ओल्ड एलिवियल सॉइल उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन उन क्षेत्रों में ये रेड लोमी सॉइल इसके उत्पादन के लिए, इसके खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो ये नॉर्थ इंडिया में ओल्ड एलिवियल सॉइल और साउथ इंडिया में रेड लोमी सॉइल इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है।
अब हम नोट की बात करते हैं। स्वीट मेज, जिसे कॉर्न के नाम से भी जानते हैं, इज ग्रोन इन हिली एरियाज अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 2500 मीटर्स। समुद्र तल से 2500 मीटर के ऊंचाई वाले हिली रीजन में, पहाड़ी इलाकों में भी मेज होते हैं, जहां ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलता है, उन क्षेत्रों में भी मेज का उत्पादन होता है। तो ये रही ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात। अब हम लोग बात करते हैं एरियाज एंड प्रोडक्शंस के बारे में, कि किन किन क्षेत्रों में इसके उत्पादन होते हैं और इसका कितना उत्पादन होता है, प्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। इट इज ग्रोन प्रैक्टिकली इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, while उत्तर प्रदेश इज इट्स लीडिंग प्रोड्यूसर। यद्यपि कि व्यवहारिक रूप में संपूर्ण भारत में इसकी खेती होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश इसके सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थापित है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अदर देन उत्तर प्रदेश आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड तेलंगाना। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना, इन राज्यों में भी इसकी खेती होती है। जहां रेनफॉल, वर्षापात कम होता है, उन क्षेत्रों में सिंचाई के बल पर इसकी खेती की जाती है। यूज ऑफ मॉडरेट इनपुट्स सच एज HYV, fertilizers, tools and implements, and proper and timely dose of irrigation have contributed to the increasing production of maize. जब से दुनिया ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल यूटिलाइजेशन खेती के क्षेत्र में करना आरंभ किया, तब से जितने भी फसल है उसके उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज की गई। उसमें से एक है ये मेज, मक्का, जिसमें जो मॉडर्न इनपुट्स है, जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज, फर्टिलाइजर्स का उपयोग और नए नए टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स जो खेत से लेकर खलिहान तक इस फसल को पहुंचाने में किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। तो ये और साथ ही साथ जो प्रॉपर एंड टाइमली डोज ऑफ इरिगेशन, ससमय उपयुक्त सिंचाई की व्यवस्था भी इसके उत्पादन के लिए, इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहा है। इट इज ग्रोन ऑन एन एरिया ऑफ मोर देन 64 lakh hectares. The total production is about 114 lakh tons. और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद कैपिटल यूटिलाइजेशन पर हमारी सरकारें, हमारे किसान, जो किसान समर्थ हैं, वो कैपिटल यूटिलाइजेशन के बल पर अपने खेतों से सारे फसलों का उत्पादन दुगुना कर लिया, बढ़ा लिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा तो गेहूं के फसल पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर पड़ा, साथ ही साथ और जितने भी फसल है उस पर भी मोर और लेस, कमोवेश प्रभाव पड़ा और उसके उत्पादन में भी, अन्य फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई। इसकी खेती, मक्का की खेती, मेज की खेती 64 लाख हेक्टेयर भूमि पर आज के डेट में, आज के तिथि में भारत के अंदर किए जाते हैं और इसका जो कुल उत्पादन है वह 114 लाख टन है। और स्थिति यह है कि इंडिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मेज। भारत आज दूसरे देशों को भी मेज अर्थात मक्का निर्यात करने लगा है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।